हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3 आवर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास और इसमें हमारा आज तीसरा क्लास है। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को। गाइस, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे आज का पहला सवाल है। एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था, आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, वही 1748 में एक्सला शापेल की संधि के साथ समाप्त होता है और यही हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो अच्छे से इसको सही से कर पाएंगे। देखेंगे ऑप्शन है पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही है और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेज़ों को मद्रास मिल जाता है और उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग जो है वो इनको फ्रांसीसियों को मिल जाता है। अगला सवाल देखते हैं। इससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। कर्नाटक का पहला युद्ध जो मैंने बताया था 1746 से 1748, इसी की समाप्ति होती है एक्सला शापेल की संधि से और ये होती है 1748 में। इस संधि का परिणाम ये होता है कि अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः वापस मिल जाता है तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग या लुइसबर्ग मिल जाता है। डार्डवेल ने कहा था इसके संदर्भ में कि भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना है। उनके शब्दों में इससे समुद्री शक्ति के अत्यधिक प्रभाव का प्रदर्शन हुआ तथा भारतीय फौजों की युद्ध पद्धति पर यूरोपीय युद्ध पद्धति के महत्वपूर्ण होने का प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डिवॉश का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। आपको पता है फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। कब? जब आंग्ल कर्नाटक युद्ध या जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है, ये 1756 से लेकर के 1763 में तीसरा युद्ध जब चल रहा था, तो इसी के बीच में 1760 में वॉन्डिवॉश का युद्ध होता है 22 जनवरी को। याद रखेंगे अंग्रेजी सेना का इसमें नेतृत्व कर रहा था आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का इसमें नेतृत्व कर रहा था कौन? काउंट डी लाली। और इसमें आयरकूट ने फ्रांसीसियों को यानी कि इसको लाली को कूट कूट के लाल कर दिया। बस आपको याद रख लेंगे ऐसे, कूट कूट कर लाली को लाल कर दिया या इसको वॉश कर दिया। किसने? आयरकूट ने किसको हरा दिया था? काउंट डी लाली को हरा दिया था। यहाँ पर देखेंगे वॉन्डिवॉश का युद्ध है अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच में 22 जनवरी 1760 को हुआ था। पूरी डेट याद रखिएगा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है और उनको पौंडीचेरी अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ता है। ठीक है। पहला जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था या पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध वो एक्सला शापेल की संधि से समाप्त होता है। दूसरा किससे होता है? पेरिस की संधि से। और तीसरा पौंडीचेरी, इसमें इनको सौंपना पड़ जाता है। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था वो काउंट दी लाली ने या काउंट द लाली कर रहा था। नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वॉन्डिवॉश युद्ध में हार गया था या पराजित हुआ था। काउंट डी लाली। ऊपर देखा। अगला है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था। तो ये था वॉन्डिवॉश का युद्ध। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध भी आंग्ल और ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ही हो रहा था, लेकिन इनका सफाया कर दिया था कहाँ से? वॉन्डिवॉश के युद्ध से 1760 में 22 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? बक्सर का युद्ध जो होता है ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। किसके बीच में होता है? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता। तो पहला तो गलत हो जाएगा। वॉन्डिवॉश का युद्ध होता है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी 1760, ये बिल्कुल ठीक है। चिलियावाला का युद्ध जो होता है ये डलहौजी और सिखों के बीच में होता है, याद रखेंगे। खुर्दा का युद्ध 1795 में निज़ाम और मराठों के बीच में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनका डेट भी याद रख लीजिएगा। अगला है वॉन्डिवॉश के युद्ध में 1760 ईस्वी में क्या हुआ था? अभी आप लोगों ने देखा ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने किसको हरा दिया था? फ्रेंच को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइज, अगर आप लोगों को क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती हुई अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, अंग्रेजों की नाविक शक्ति तथा मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। इसमें पूछ रहा है इनका कौन सा कारण नहीं था? ये सारे कारण तो थे कि पुर्तगालियों की बढ़ती हुई अलोकप्रियता थी, इनके संसाधन घट रहे थे, ये बातें सब सही है, लेकिन आंसर आपका इसमें ठीक हो जाएगा। आंसर डी, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध।
व्याख्या देखेंगे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी नौसेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पुर्तगालियों की अलोकप्रियता, उनके बढ़ते हुए संसाधन और अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। 1723 ईस्वी तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ोज, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित कर लिए थे। अब आप लोग बताइएगा, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, और ये भी बताइएगा पहला स्थायी कारखाना इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से डिटेल से सब बताया है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थापित हो चुके थे। तो 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश का मतलब है 1600 से 1620 के आसपास का जो टाइम था। तो कहाँ पर? भरूच, चिकाकोल या त्रिचिनोपल्ली। तो आपको पता होगा ये इसका आंसर हो जाएगा भरूच। आपने पिछली क्लासेस में सारा देखा था। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ये भी पिछली क्लास में बताया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और जल्दी से बता दीजिए इसको किसने बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज बंगाल की खाड़ी के तट पर, मद्रास जिसको वर्तमान में चेन्नई तमिलनाडु का शहर है, यहाँ पर स्थित है। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1739 और 40 ईस्वी में बनवाया था। ये किला भारत में अंग्रेज़ों का पहला स्थापत्य या उनका अधिवास माना जाता है। अगला है फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? वही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर? वर्तमान चेन्नई में है। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? अभी आप लोगों ने देखा फोर्ट सेंट जॉर्ज का। कब? 1739 से 40 के बीच में। अगला है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे ये पूछेगा कारखाना कहाँ पर है, ये वो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिर आप लोग सोचने लगेंगे मसूलीपट्टनम में कहाँ पर है। तो देखिए पहला इन्होंने अस्थायी कारखाना बनाया था 1611 में मसूलीपट्टनम में। सूरत में 1613 में स्थायी कारखाना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा हमसे प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी पहली, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंसी थी इनकी मद्रास में। कौन सी? अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। 1739 ईस्वी में विजयनगर के जो शासक थे जिनका नाम था वेंकट सेकंड, इन्हीं का एक सामंत थे दमरेला वेंकटप्पा। इन्होंने अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी और यही किला आगे जाकर के फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। याद रखेंगे 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय अर्थात कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी बन जाती है ये। और 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई। बताइएगा उड़ीसा में इन्होंने अपनी पहली का फैक्ट्री कब स्थापित की थी? ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। अगला है प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? व्यापार और भूभाग। व्यापार और भूभाग नहीं, केवल भूभाग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना इसका पहला जो लक्ष्य था वही था ट्रेड बट नॉट लैंड, यानी व्यापार, भूभाग नहीं। 1600 में ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम या पूरा नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया। याद रखेंगे यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, 15 की जगह आपको कुछ 20 या 10 लिख कर दे दिया जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, थोड़ा सा इसको डीप में आप लोग पढ़ते चलिए। 15 सालों के लिए अपना इन्होंने चार्टर प्रदान किया था और कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। ये केवल यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, भूभाग से इनका कोई मतलब नहीं था। बाद में आगे जाके इनके दिमाग में शैतानी आ गई। भारत को इतना समृद्ध देख करके इन्होंने यहाँ पर अपना शासन भी करना शुरू कर दिया था। आपसे क्वेश्चन है, जब ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? यहाँ पर पूछ रहा औद्योगिक केंद्र नहीं थे। इलाहाबाद और ग्वालियर में, नागपुर से नासिक, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ और पूना। देखिए आप लोगों ने पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पर देख लेंगे इलाहाबाद और ग्वालियर, इनके ये औद्योगिक नहीं बल्कि राजनीतिक केंद्र थे। छोटी सी बात है, आपको लगेगा इलाहाबाद में भी शासन कर रहे थे तो यहाँ पे भी औद्योगिक केंद्र होंगे, नहीं। इलाहाबाद और जो ग्वालियर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके राजनीतिक केंद्र थे। और देखिए जो बच्चे आरओ का एग्जाम दे रहे हैं वो राजनीतिक की वर्तनी देख लीजिएगा। कुछ लोग आपने ज़्यादातर देखा होगा राजनीतिक लिखा रहता है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। राजनीतिक शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, ठीक है। अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल सही बात है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था और इनके पास में आधुनिक हथियार थे, ये बात भी सही है।
भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी अगर इनको अच्छा वेतन देता था तो ये उसी की सेवा में ये चले जाते थे। ये बात भी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल अबव 3। ठीक है, उपयुक्त तीनों। और यहाँ पर भी देखिए जब आप पढ़ते हैं ना, अपने दिमाग को खोल कर पढ़ा करिए। उपयुक्त की वर्तनी जो शुद्ध होती है ना, वो यही होती है। आप लोग देखेंगे उपरोक्त लिखा रहता है, जबकि ये उपरोक्त जो होता है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। सही वर्तनी उपयुक्त ही होती है। ठीक है, अगला है 1599 ईस्वी में। देखिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग को 360 डिग्री पर रख करके पढ़िए। चाहे आप हिस्ट्री, भूगोल कुछ भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी देखते चलिए। जो भी चीज़ आपको काम की लग रही है उसको निकालिए और आगे बढ़िए। अगला है 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों की राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता का आधिपत्य स्थापित कर लिया। देखिए अभी मैंने जो बताया था, राजनीतिक जो शब्द होता है ये गलत होता है। वर्तनी की दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो राजनीतिक शब्द जो सही होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। के.एम. पडिक्कर ने कहा था। क्लाइव ने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया था। इतिहासकार के.एम. पडिक्कर का कहना है कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक कंपनी के द्वारा स्थापित बंगाल का राज्य एक डाकू राज्य था। क्यों? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में जाकर इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद में क्लाइव ने बंगाल में जो लूटपाट मचाई थी उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए बंगाल के राज्य को उन्होंने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। किसने? के.एम. पडिक्कर ने। अगला है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का नाम है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये कहना था मैकाले का। अगला है जे बी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। भारतीय दंड संहिता की जो पांडुलिपि थी ये मैकाले ने ही लिखी थी या तैयार की थी। अगला है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। देखिए डेनमार्क वाले कहाँ पर आके बसे थे आप बताएंगे? त्रावणकोर में आकर बसे हुए थे, यानी कि डेनिश, यानी कि तमिलनाडु में। परंतु इसका कारण ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और समुद्र, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलेम, सूनी सड़कें, उजाड़ तटाक सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं उस उक्ति में वर्णित स्थान। ये सारी बातें जो बताई जा रही है ना, एक ही बात में आप लोग देख लेंगे डेनमार्क वाले कहाँ पर आके बसे हुए थे। सीधे से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। उपयुक्त जो वर्णन है तमिलनाडु में डेनिश बस्तियों से संबंधित है। डेनमार्क वासियों ने 1620 में तमिलनाडु के त्रावणकोर और 1676 ईस्वी में श्री रामपुर बंगाल में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, त्रावणकोर में बस्ती स्थापित की थी इन्होंने 1620 में, और श्री रामपुर बंगाल में की थी कब? 1676 में। डेनिश भारत में व्यापारिक रूप से पूर्णतः असफल रहे। 1745 ईस्वी के लगभग इनकी बस्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आते हैं? तो याद रखेंगे फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में डच आते हैं, फिर इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। क्रम याद रखिएगा, क्रम अब इसका पूछ लिया जाता है आपसे। सीधा सा आंसर ना पूछ के एक क्रोनोलॉजी दे देगा, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। व्याख्या देखेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के रूप में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली तथा सबसे अंत में थे फ्रांसीसी। पुर्तगाल यूरोप के उन देशों में अग्रणी रहा है जिन्होंने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। लुई 14वें के शासनकाल में उसका मंत्री था कोलबर्ट। याद रखेंगे, अगर सीधा से क्वेश्चन पूछ लिया फ्रांसीसी कंपनी भारत में कौन स्थापित करता है, तो याद रखेंगे लुई 14वें का शासनकाल था और इसका मंत्री था कोलबर्ट। इसी के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम है कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलेस। ये भी पूछ सकता है फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम है। भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1668 सूरत में। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा गया है, याद रखेंगे। और स्थापित किसने की थी सूरत में? फ्रैंक कैरो ने की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ। अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो लुईस 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। गाइस आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।